हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए बीएमसी के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग स्टोन कर लिए थे, है ना। स्टोन के टेस्ट के बारे में थोड़ा देखेंगे आज, और उसके बाद एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर टाइम बचा तो सीमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट फॉर स्टोन के बारे में देखते हैं। मतलब स्टोन को चेक कैसे करेंगे कि वो गुड स्टोन है। स्टोन फॉर टेस्ट फॉर स्टोन। देखो, स्टोन होता क्या है, अपने को पता है कि रॉक से अपने को क्या प्राप्त होता है, स्टोन प्राप्त होता है। ठीक है। रॉक से हम लोग स्टोन प्राप्त करते हैं, मतलब क्वेरिंग के द्वारा। ठीक है। स्टोन क्वेरिंग हम लोग पढ़ चुके हैं ना पिछले लेक्चर में। चलो, तो यहाँ पर जो अपन देखते हैं स्टोन के टेस्ट। ठीक है। जो स्टोन के टेस्ट है ना, एग्रीगेट के टेस्ट और स्टोन के टेस्ट के नेम जो है वो सिमिलर है, प्रोसीजर थोड़ा अलग अलग है। और प्रोसीजर अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम ही इंपॉर्टेंट है और उसका काम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टोन के टेस्ट में हम लोग देखेंगे फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट जो होता है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है। कुछ नहीं है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट में हम लोग करते क्या हैं, तो एक स्टोन एक स्टोन लेते हैं जो कि कौन से शेप का रहेगा, उसको अपन सिलेंडर शेप में एक स्टोन लेते हैं। ठीक है ना। एक टेस्ट मतलब सिंपल स्टोन लेते हैं जो कि क्या होता है, 50 mm बाई 50 mm का रहता है। मतलब कि 50 mm का डायमीटर हो गया, और ये जो हाइट है ये भी 50 mm का हो गया। ठीक है। ऐसा हम लोग सिलेंड्रिकल स्टोन तैयार करते हैं पहले। फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं, इस स्टोन में हम लोग लोड अप्लाई करते हैं। ठीक है। लोड कितने का अप्लाई करते हैं, 14 टन। ठीक है, 14 टन पर मिनट के हिसाब से। ठीक है। पर मिनट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, 14 टन का लोड अप्लाई करते हैं। मतलब हर एक मिनट में 14 टन का लोड क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। और जिस लोड में क्या हो गया, हमारा स्टोन ब्रेक हो जाएगा, वही उस स्टोन की क्या कहलाएगी, क्रशिंग स्ट्रेंथ कहलाएगी। वही उस स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ होगी। ठीक है। आगे समझ में। कभी कभी क्रशिंग स्ट्रेंथ को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बोल देता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन कितना होता है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, गुड बिल्डिंग स्टोन क्या होता है। तो गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए हम लोग बताए थे कि क्रशिंग स्ट्रेंथ जो हम लोग लेते हैं, कितना लेते हैं, 100 मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर mm² लेते हैं। ठीक है। न्यूटन पर mm² में इतना क्रशिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए। सो नॉट बी लेस देन 100 Nm/mm²। किसके लिए, स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए। या फिर इसको 1000 kg/cm² में भी लिख सकते हैं। ठीक है। इतना हम लोग देखे थे ना। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट समझ में आ गया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे समझ में, चलो। उसके बाद फिर नेक्स्ट टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा टेस्ट हो जाएगा आपका, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर, अच्छा, इससे पहले मैं ये बता देता हूँ। देखो, कई लोग को कंफ्यूजन होगा कि क्रशिंग स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। देखो, क्रशिंग स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों सेम होता है। ठीक है। अंतर क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कि एक मैं क्यूब तैयार कर लिया। ठीक है। ये क्यूब जो है मान लेते हैं कंक्रीट का है, सीमेंट का है। ठीक है। इसके ऊपर जब मैं लोड लगा रहा हूँ, ठीक है, एक स्टोन है सिलेंड्रिकल शेप में, सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। ठीक है। क्यूब तैयार कर लिया, उसके बाद सॉलिड हो गया ये भी। तो इसमें जब मैं लोड लगा रहा हूँ, तो उसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब कि कंप्रेस करना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारा क्या है, पत्थर है, एग्रीगेट है, कंकड़ पत्थर है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं लोड लगा रहा हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्या बोलूंगा मैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ बोलूंगा। मतलब इसमें क्या करेंगे, क्रश करेंगे। इसमें भी कंप्रेशन जो लगाते हैं उसको क्रशिंग बोलते हैं, इसमें जो कंप्रेशन लगाते हैं वो कंप्रेसिव कहलाता है। ठीक है। इसमें जब हम लोग कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकलता है, इसमें कंप्रेस करने से क्रशिंग स्ट्रेंथ निकलता है। तो कभी कभी कंप्रेसिव को क्रशिंग, क्रशिंग को कंप्रेसिव बोल लेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली यही होता है कि जब क्रशिंग की बात करते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल बहुत सारे होते हैं, उसमें जब हम लोग कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो उसको क्रशिंग कहलाता है। अदरवाइज सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसमें क्या कहलाएगा, वो कंप्रेसिव कहलाएगा, और कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। चलो, दूसरे टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा टेस्ट हो जाएगा हमारे पास वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। अगर मैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है। कोई भी आम आदमी इसको आसानी से परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि अपने पास क्या है, स्टोन है। ठीक है। स्टोन सैंपल है। ठीक है। अपने पास क्या है, स्टोन सैंपल है। इस स्टोन सैंपल का मैं क्या कर लूंगा, पहले वेट ले लूंगा।
मतलब ये ड्राई फॉर्म में है ना, ड्राई स्टोन सैंपल है, इसका मैं क्या कर लिया, वेट ले लिया, तो इसको मान लेते हैं हम लोग W1। अब उसके बाद फिर मैं क्या कर दिया, इस स्टोन सैंपल को मैं क्या कर दिया, वेट कर दिया, सेचुरेटेड कर दिया, पानी में भिगो दिया। अब उसके बाद फिर वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो वेट क्या कहला जाएगा, आपका W2 कहला जाएगा। आगे इतना समझ में। अब उसके बाद फिर मेरे को क्या निकालना है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे। तो बस क्या करना पड़ेगा आपको, वाटर का वेट निकालने के लिए W2 माइनस W1 कर दोगे तो वाटर का वेट निकल जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे आप, ड्राई स्टोन का वेट मतलब कि W1, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका, परसेंटेज में वाटर एब्जॉर्प्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। अब देखो, हम लोग पढ़े हुए थे कि गुड बिल्डिंग स्टोन कौन होता है, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब 5% से ज्यादा ना करे। तो अपन बोल सकते हैं फॉर द गुड बिल्डिंग स्टोन वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%, पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट था, बहुत ही सिंपल सा टेस्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी हो गया। थर्ड टेस्ट आते हैं हम लोग टफनेस टेस्ट। ठीक है, टफनेस टफनेस टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। टफनेस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं, देखो टफ, जहां भी टफ वर्ड आता है ना, उसका मतलब होता है वो सडन लगने वाला लोड को कितना अच्छे से सह सकता है, मतलब कि कोई भी चीज उतना टफ होगा। ठीक है, कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी वस्तु टफ है बोलने का मतलब वो होगा कि वो वस्तु जो है वो इम्पैक्ट लोड को कितने अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। इम्पैक्ट लोड मतलब कि सडन लगने वाला लोड, ठीक है ना, अचानक से लगने वाले लोड को ही अपन क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट लोड बोलते हैं। तो टफनेस का मतलब यही होता है। ठीक है, तो टफनेस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, फिर से अपन स्टोन सिलेंड्रिकल स्टोन सैंपल लेंगे। अब ये जो सिलेंड्रिकल स्टोन सैंपल रहता है, इसका जो डायमेंशन है वो बदल जाता है। इसका डायमेंशन जो हो जाएगा आपका 25 mm बाई 25 mm का हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 25 mm का डायमीटर हो गया और हाइट भी 25 mm का होता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इम्पैक्ट अप्लाई करते हैं। आ रहा समझ में। और ये जो इम्पैक्ट होता है वो 20 न्यूटन का होता है। ठीक है, मतलब एक हिसाब से सबसे पहले कैसे मैं बता दूं, यहाँ पर से क्या कर देते हैं, अपन सिलेंड्रिकल क्यूब रखे हुए हैं नीचे में और ऊपर में हमारे पास क्या है, हैमर है। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हैमर है। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अपने सैंपल में इम्पैक्ट दे रहे हैं। और ये सैंपल का वेट अभी मैं क्या बता दिया, 20 न्यूटन का क्या है अपने पास, उसका वेट है। और हम लोग क्या करते हैं, ये जो इनके बीच की जो हाइट रखते हैं वो 1 सेंटीमीटर शुरुआत में रखेंगे। और ये 1 सेंटीमीटर रखेंगे, अगर ब्रेक नहीं हुआ तो फिर बढ़ाएंगे 2 सेंटीमीटर कर देंगे, अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, मतलब 2 सेंटीमीटर की हाइट पे गिराने से भी ये ब्रेक नहीं हुआ तो फिर 3 सेंटीमीटर की हाइट पे गिराएंगे। और ऐसे करते करते बढ़ाते जाएंगे, कब तक बढ़ाते जाएंगे, जब तक ये हमारा जो स्टोन सैंपल है वो फेल ना हो जाए या फिर ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, और जिसमें ब्रेक हो जाएगा वही उसकी टफनेस कहलाएगी। ठीक है ना, वही उसकी टफनेस हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। वैसे टफनेस इंडेक्स टेस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इंडेक्स टेस्ट। और मैं पिछले क्लास में बताया था कि टफनेस इंडेक्स जो होती है गुड बिल्डिंग स्टोन की कितनी होती है, 13 से 19 जो होती है गुड बिल्डिंग स्टोन की टफनेस इंडेक्स होती है, 13 से 19। ठीक है, और अगर इसको टेबल में लिखना चाहो तो 0 से 13 के बीच में अगर रहता है टफनेस इंडेक्स, ठीक है ना, किसी भी स्टोन की टफनेस इंडेक्स अगर 0 से 13 के बीच में है तो वो पुअर टफ, मतलब कि पुअर टफनेस उसकी होगी। ठीक है ना, वो किस कैटेगरी में आएगा, पुअर टफ की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद फिर मीडियम टफ कब कहलाता है हमारा स्टोन, मीडियम टफ कब कहलाएगा, जब 13 से 19 के बीच में है। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन 13 से 19 के बीच में तो होना ही चाहिए। और उसके बाद फिर अगर 19 से ज्यादा है, अगर 19 से ज्यादा हो गया तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, हाई टफ स्टोन है हमारे पास। ठीक है, अच्छा खासा उसका टफनेस हम लोग बोल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास टफनेस टेस्ट। जो मेन रूप से इम्पोर्टेंट है वो आपका 13 से 19 है। ठीक है, बाकी जो टेस्ट परफॉर्म करना है वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा साइज देख सकते हो ध्यान में, बाकी और कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। तो टफनेस टेस्ट के बाद आगे बढ़ते हैं। टफनेस टेस्ट हो गया अपने पास, उसके बाद आते हैं हम लोग डॉरी टेस्ट। फोर्थ नंबर का जो टेस्ट हो जाएगा वो डॉरी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉरी टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें डॉरी apparatus का यूज करते हैं और इसमें हम लोग डिटरमाइन क्या करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्डनेस डिटरमाइन करते हैं। क्या डिटरमाइन करते हैं, हार्डनेस डिटरमाइन करते हैं हम लोग अपने स्टोन सैंपल की कितना हार्ड है वो डिटरमाइन करते हैं। इसके लिए हम लोग भी एक स्टोन सैंपल फिर से लेंगे
ठीक है, सिलेंड्रिकल सैंपल फिर से हम लोग तैयार करेंगे। ये जो सिलेंड्रिकल स्टोन है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म स्टोन होता है सिलेंड्रिकल शेप में। ये जो हो जाएगा अपने पास फिर से 25 mm का रहेगा, 25 mm का डायमीटर हो जाएगा, और हाइट भी कितना हो जाएगा आपका, 25 mm का हो जाएगा। अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं हम लोग, देखो, हार्डनेस टेस्ट है, उसके लिए डॉरी अपरेटस एक सिलेंड्रिकल अपरेटस होता है, ठीक है, ये अपने पास ऐसा सिलेंड्रिकल अपरेटस है। उसमें बीच में अपन क्या कर देते हैं, सैंपल को डाल देते हैं। ये मान लेते हैं हमारा सैंपल है जो बीच में यहाँ पर रख दिया गया है। और ये जो फिर ये जो एपरेटस है वो क्या होता है, सिलेंड्रिक सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन मतलब 28 आरपीएम, रूट पर मिनट के हिसाब से इसको हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं। 28 आरपीएम के हिसाब से ये क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है ये एपरेटस। अब जब ये मोशन करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये जो अपना सैंपल है यहाँ से सेंटर से खिसक के किनारे आ जाएगा, और किनारे ही किनारे क्या करने लग जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उसमें मतलब वेदरिंग होने लग जाएगा, घिसण खाने लग जाएगा, ये घसीटने नहीं लग जाएगा, ये जो इसके वॉल हैं, ये जो वॉल हैं एपरेटस के, उसमें वो घिसण खाएगा। और घिसण खाने के बाद देखो हम लोग कितना रोटेशन देते हैं, 28 आरपीएम से 1000 आरपीएम, सॉरी 1000 रूट, मतलब कि कितना रोटेशन तक घुमाते हैं इसको, एक रोटेशन, दो रोटेशन, ऐसी 1000 रोटेशन तक घुमाएंगे, 28 आरपीएम से घुमाते हैं, ठीक है। और जिसके कारण क्या हो जाएगा, वेदरिंग होगा, और वेदरिंग के कारण क्या हो जाएगा, कुछ जो मटेरियल है, जो स्टोन की कुछ जो परत है वो निकल जाएंगे, जिसके कारण उसका क्या हो जाएगा, वेट में लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो इस वेट, मान लेते हैं ये अपने पास जो पहले वेट था W1 है, ये फिर उसके बाद फिर मतलब जो भी घिसण खाया उसके बाद रोटेशन के बाद जो उसका वेट हो गया W2 हो गया, ठीक है। तो अब देखो पता कैसे करेंगे कि वो हमारा जो सैंपल है वो हार्ड है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, हार्डनेस कोएफिशिएंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हार्डनेस कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। और ये जो हार्डनेस कोएफिशिएंट होता है इसको कैसे निकालते हैं, तो 20 माइनस लॉस इन वेट, 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ऐसा समझ में, हार्डनेस कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। लॉस इन वेट कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर से W1 माइनस W2 करके, ठीक है। तो लॉस इन वेट आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 कर देना, तो हार्डनेस कोएफिशिएंट निकल के आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हार्डनेस कोएफिशिएंट से आप लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा जो हमारा जो सैंपल है वो हार्ड है कि नहीं है, हार्ड इनफ है कि नहीं। उसको पता करने के लिए एक तरीका है, इसको भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं 0 to 14, 14 to 17 और 17 से ज्यादा। अगर अगर हमारा, ठीक है, इस फॉर्मूला में रखने के बाद अगर हार्डनेस कोएफिशिएंट 0 से 14 के बीच में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुअर है, ठीक है ना। या फिर लो हार्डनेस है उसका, क्या बोलेंगे हम लोग, लो हार्ड है, ठीक है। 14 से 17 के बीच में है तो मीडियम हार्ड बोल देंगे। और वैसे ही हम लोग जानते हैं मीडियम के बाद आ जाएगा हाई हार्डनेस, ठीक है। 17 से ज्यादा है तो हमारा जो सैंपल है, मतलब हमारा जो स्टोन सैंपल है वो क्या है, अच्छा खासा हार्ड है, ठीक है। इस केस में 14 टू 17 है, 14 टू 17 के बीच में क्या हो जाएगा आपका, मीडियम हार्डनेस शो करेगा। और लो हार्डनेस कब शो करेगा, जब 14 से कम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद फिर हार्डनेस निकाल लिए डॉरी अपरेटस की हेल्प से। हार्डनेस के बाद नेक्स्ट आपका टेस्ट हो जाता है 5th नंबर का टेस्ट, मैं बोल सकता हूँ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। उससे पहले एक एट्रीशन टेस्ट होता है, एट्रीशन एट्रीशन टेस्ट। इस एट्रीशन टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो एट्रीशन टेस्ट में सिर्फ एक चीज याद रखना अपने को कि इससे हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं, तो स्टोन सैंपल की हम लोग वियरिंग कितना हो रहा है उसमें, ठीक है ना, वियरिंग पता करते हैं, ठीक है। उसमें वियरिंग, ठीक है, वियरिंग मतलब कि वो कितना उसमें क्या हो रहा है, मतलब कि वो क्षय हो रहा है, ठीक है ना, वो कितना क्षय हो जा रहा है, क्षय मतलब समझ रहे हो ना, तो कितना उसमें वियरनेस हो रहा है, कितना वो वियर हो रहा है, ठीक है ना। तो बस एट्रिशन टेस्ट से हम लोग वियरिंग ऑफ स्टोन फाइंड आउट करते हैं, बस उसके बारे में एक लाइन में यही याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट आता है आपका वो आता है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसमें जितने भी टेस्ट है उसके नाम याद रख लेना है, ठीक है, नाम ही काफी है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। 4 टेस्ट है उसको याद रख लेना, ठीक है। तो सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो स्मिथ टेस्ट आता है, स्मिथ, ठीक है, स्मिथ टेस्ट आएगा। स्मिथ टेस्ट के बाद फिर आपको देखने को मिल जाएगा एसिड टेस्ट, ठीक है। एसिड टेस्ट के बाद हम लोग क्या देख लेते हैं,
ठीक है, उसका स्पेलिंग ब्राड, ब्राड टेस्ट। और ठीक है, तो स्पीड टेस्ट में हम लोग, अच्छा एक और, एक मिनट ना, स्पीड टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। ठीक है, अगला टेस्ट है आपका क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पर लिख लेना, क्रिस्टल क्या स्पेलिंग हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर से चार टेस्ट है, ये चार टेस्ट का नाम याद रखना, बस नाम ही याद रख लो उतना काफी है। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी मतलब समझ रहे हो ना, वो कितने देर तक टिकेगा, उसकी लाइफ कितनी है, स्टोन कितना दिन तक, उसका एज कितना है, एज। तो वो ड्यूरेबिलिटी, जितनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होगी स्टोन की, उतना ज्यादा उसका लाइफ होता है। तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में स्मिथ टेस्ट, एसिड टेस्ट, ब्राड टेस्ट और क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, ये चार टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। इसके हेल्प से हम लोग ड्यूरेबिलिटी स्टोन की पता कर सकते हैं। इसके अंदर में क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक वन लाइनर बता देता हूँ। स्मिथ टेस्ट से हम लोग क्या कर देते हैं कि क्या बोलना चाहिए, जो जैसे कि अपने पास ये स्टोन है, ठीक है, ये स्टोन में मान लेते हैं उसके बाहरी परत में कोई सा मटेरियल या फिर मेटर चिपका हुआ है, ठीक है, मटेरियल चिपका हुआ है। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, वाटर में एब्जॉर्ब करूंगा, ठीक है, वाटर में डिप करूंगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो बाहरी परत में चिपका हुआ मेटर है वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। मतलब कि घुलने के कारण फिर क्या हो जाएगा, ये जो स्टेन मान लेते हैं पहले सर्कुलर शेप का था, अब उसका शेप बदल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो एक स्टोन जिस शेप में दिख रहा है वो उसी शेप में हो, ठीक है, शेप बदल सकता है। तो शेप बदल रहा है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, जब उसको हम लोग क्या करेंगे, किसी लिक्विड में डुबाएंगे। जनरली वाटर, वाटर इज अ आइडियल फ्लूइड, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, वाटर में डुबाते हैं, जिसके कारण जो भी घुलनशील को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मतलब जो भी सॉल्युबल मेटर होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो घुल जाएंगे। ठीक है, और जिसके कारण शेप बदल जाएगा। मतलब समझ में आया ना, क्या किए इसमें, सॉल्युबल मैटर को अलग करते हैं, जिससे उसके शेप में जो भी चेंजेस होता है वो फाइंड आउट हो जाता है। उसके बाद फिर ब्राड टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ब्राड टेस्ट जो होता है उसमें हम लोग फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉस्ट के अगेंस्ट वो कितना रेजिस्टेंस दिखा रहा है स्टोन, हम लोग फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस ये दिखाता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट, मतलब फ्रॉस्ट मतलब जो ठंडे प्रदेशों में जो हो गया ना, बर्फ और जम जाता है, तो बर्फ के अगेंस्ट वो कितना स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस को ये शो करता है। ठीक है, एसिड में अगर मैं बात करूं तो वेदर के अगेंस्ट कितना वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ठीक है, वेदर रेजिस्टेंस शो करता है ये। इस टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, वेदर रेजिस्टेंस निकालते हैं कि वो वेदर को रजिस्ट करने की कितनी उसकी क्षमता है। ठीक है ना, वेदर रेजिस्टेंस, वेदर रेजिस्टेंस, ठीक है, मौसम, इन्वायरमेंट को वो कितने अच्छे से सह सकता है, उसके लिए हम लोग एसिड रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं, सोडियम सल्फेट में डुबा देते हैं। सोडियम सल्फेट में डुबाने के बाद उसको 16 घंटे के बाद निकालोगे, उसके बाद फिर जितना ज्यादा इरोजन होगा वो उतना घटिया क्वालिटी का स्टोन होगा, मतलब कम से कम उसका क्या होना चाहिए, इरोजन होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है, उसके बाद फिर ब्राड टेस्ट की अगर बात करें तो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, बस एक ही लाइन याद रखना। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट में क्या बोलना चाहिए, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट में देखो इसमें भी वैसे ही रहता है यार, सब में वही है इसमें भी वही, मतलब कितना ज्यादा क्षय हो रहा है, इसमें भी वही देखते हैं कितना डीके हो रहा है, डीके ऑफ स्टोन को मेजर करते हैं, स्टोन कितना डीके हो जा रहा है, कैसे मेजर करते हैं वो सब छोड़ो, बस क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, डीके ऑफ स्टोन मेजर करते हैं। इसमें फ्रॉस्ट के अगेंस्ट उसका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, इसमें वेदर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, और इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, लिक्विड में डुबाते हैं, और उसका जो एक्चुअल शेप होता है वो फिर सामने आता है। ठीक है, वो स्मिथ बोलते हैं। ठीक, खत्म हो गया। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया, स्टोन में टेस्ट इतना ही है। ठीक है, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीगेट, देखो ये एग्रीगेट और स्टोन में अंतर क्या होता है, स्टोन जो होता है वो रॉक से प्राप्त होता है, ठीक है, रॉक से प्राप्त होता है, रॉक का क्वेरिंग करते हैं,
ठीक है, मतलब स्टोन का क्वेरिंग होता है, स्टोन क्वेरिंग मतलब रॉक से स्टोन प्राप्त करना, वो कई बार मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसका ड्रेसिंग होता है। ड्रेसिंग होना मतलब स्टोन को प्रॉपर शेप में लाना, जिस भी शेप में हम लोग चाहते हैं, ठीक है, जिस भी शेप और साइज में चाहते हैं, ठीक है, उसमें लाना ही उसको ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो ड्रेसिंग करने के बाद जो स्टोन मिलता है ना, उसी को एग्रीगेट कहते हैं। अब ये एग्रीगेट का साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आईआरसी मतलब इंडियन रोड कांग्रेस क्या बोल देता है, इंडिया रोड कांग्रेस बोलता है कि हम लोग 20 mm साइज का एग्रीगेट यूज करेंगे, उससे ज्यादा साइज का यूज नहीं करेंगे। मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट एज पर द आईआरसी फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन इज 20 mm। वैसे ही अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग शेप एंड साइज होगा। तो यहाँ पर से क्या हो गया, आपका एग्रीगेट क्या होता है समझ में आ चुका है। और उसके बाद गुड एग्रीगेट क्या होता है, मतलब गुड कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट या फिर आइडियल एग्रीगेट क्या होता है अगर बोलोगे तो वैसे ही होता है जो स्टोन का होता है। मतलब कि टफ होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, ये सब लिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टफ हो गया, सॉलिड हो गया, ड्यूरेबल हो गया। और अपने से क्या बोल सकते हो, एग्रीगेट उस नेचर का होना चाहिए जो बाहरी वातावरण में प्रेजेंट जो मेटर्स हैं उसके साथ रिएक्ट ना करें। ठीक है, ठीक है, आ गया ना समझ में, मतलब वेदर रेजिस्टेंस होना चाहिए। और क्या बोल सकता हूँ, स्ट्रेंथ उसकी अच्छी खासी होनी चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ये सब चीज है, और कुछ नहीं है। और उसके अलावा एडहेसिव प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। एडहेसिव मतलब क्या बोल दोगे, देखो दो चीज होता है, एक कोहेसिवनेस और एक एडहेसिवनेस, या फिर एडहेसिव प्रॉपर्टी, कोहेसिव प्रॉपर्टी। तो उसका मतलब अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी बस इतना समझ लो, एडहेसिव मतलब दूसरे पार्टिकल के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाना। ठीक है, अब जैसे कि मैं मोटार की बात कर लूँ या फिर आरसीसी या फिर प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात कर लूँ, तो उसमें क्या होता है, आपका सीमेंट सेंट और एग्रीगेट होता है। तो एग्रीगेट जो होता है सीमेंट और सेंट के साथ अच्छे से चिपक लेता है ना, बॉन्ड बनाता है ना अच्छे से। ठीक है, तो वो एडहेसिवनेस कहलाता है, दूसरे पार्टिकल के साथ अच्छे से जुड़ना या फिर दूसरे पार्टिकल के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाना, तो वो होता है एडहेसिव नेचर का होना चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, आगे समझ में। कोहेसिव मतलब होता है कि खुद के पार्टिकल के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाना, वो आगे समझेंगे। देखो, तो ये एग्रीगेट ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा है तो वो बहुत ही अच्छा है, हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पज से बहुत ही अच्छा है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं, टेस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो एग्रीगेट यूज के लायक है कि नहीं। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो टेस्ट आ जाता है अपने पास सेम होगा, जैसे हम लोग स्टोन का टेस्ट देखे थे वैसे एग्रीगेट का टेस्ट देख रहे हैं। इसमें भी आपका नाम वही है, क्रसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, क्रसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, क्रसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे किसके लिए, एग्रीगेट के लिए। कैसे परफॉर्म करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या ले लेते हैं, कितने साइज का सैंपल लेंगे, एग्रीगेट का कितने साइज का सैंपल लेते हैं, तो 12.5 mm से लेके 12.5 mm से लेके 10 mm तक के साइज का सैंपल लेंगे। मतलब इनके बीच का साइज होना चाहिए सैंपल का, 10 mm से 12.5 mm। कैसे प्राप्त करेंगे, तो 12.5 mm का सीव लेंगे। ठीक है, उसके नीचे में हम लोग क्या करेंगे, 10 mm का सीव लेंगे, सीव मतलब छन्नी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर में हम लोग सैंपल डालेंगे, इससे पास हो जाना चाहिए और इसमें रिटेन हो जाना चाहिए। ठीक है, 12.5 mm सीव से क्या होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए, और 10 mm की सीव में रिटेन हो जाना चाहिए। अब जो भी सैंपल यहाँ पर ले रहे हैं उसको मैं W1 दे देता हूँ, W1 मतलब वेट ऑफ दिस सैंपल। ठीक है ना, तो W1 ले लिया वो सैंपल को, जितना भी सैंपल हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, W1 लेने के बाद इस W1 को मैं क्या करूंगा, इस W1 को क्रश करूंगा। क्रश क्रश किससे करूंगा, तो 4 टन पर मीटर के हिसाब से करूंगा, सॉरी 4 टन पर मिनट के हिसाब से क्या करूंगा, उसको क्रश करूंगा। कब तक, 10 मिनट तक। कब तक क्रश करना है, 10 मिनट तक क्रश करना है। 10 मिनट तक मैं किसको क्रश करूंगा, क्रश मतलब समझ रहे हो ना, कंप्रेस कर रहा हूं मैं अपने एग्रीगेट को। क्रश इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं बताया ना अभी क्रशिंग और कंप्रेसिव में क्या अंतर है। ठीक है, तो मैं क्रश कर रहा हूँ अभी। W1 को क्या किया, 4 टन पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट तक क्रश किया, मतलब 10वें मिनट में मैं कितना लोड लगा रहा हूँ, 40 टन का लोड लगा रहा हूँ इसमें अपने सैंपल में। तो मैं 10 मिनट तक क्रश करूंगा क्योंकि पर मिनट के हिसाब से 4 4 टन बढ़ते जा रहा है, तो 10वें मिनट में 40 टन लोड लगा रहा हूँ इसमें अपने सैंपल में। अब इतना हो जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब जो मेरा जो सैंपल है, ठीक है, अब जो मेरा सैंपल है, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, 2.36 mm क्यू से पास करूंगा। ठीक है ना, ये जो यहाँ से जो मेरे को मिला है क्रश करने के बाद जो मेरा सैंपल है, उस सैंपल को मैं इसमें डाल दूंगा, किसमें,
इस छन्नी में, जिसकी साइज क्या होगी 2.36 mm। 2.36 mm सीयू में डाल दूंगा। अब उससे क्या हो जाएगा, जितना भी पास होगा उसको मैं W2 नाम दे दूंगा। क्या नाम दे दूंगा, उसको मैं W2 नाम दे दूंगा, जितना भी सैंपल अपने पास बचेगा उसको। अब क्या करूंगा, मेरे को W2 मिल गया, W1 मिल गया, बस करना आपको ये है W2/W1। ठीक है, W2/W1 मल्टीप्लाइड बाई 100, आंसर मिलेगा परसेंटेज में। जितना भी आंसर मिलेगा वही बोलेंगे हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना है, उसका इतना परसेंट में है करके। ठीक है, आगे समझ में। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट अभी चीज मैं बताने वाला हूँ। टेस्ट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत अगर पूछ दिया डीप में तो आपको पूछ देगा कितना लोड का लगाते हैं, तो 4 टन पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट तक 40 टन 10वें मिनट में, ऐसा करके। ऐसा भी पूछ सकता है ना कि 10वें मिनट में कितना लोड लग रहा है, ऐसे करके तो आपने से बना लोगे। तो यहाँ पर से मैं ये बताने वाला था, नोट करके लिख लेना कि क्रशिंग स्ट्रेंथ एग्रीगेट की फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, या फिर बोल लो फॉर सरफेस कोर्स, फॉर सरफेस कोर्स। कोर्स क्या है स्पेलिंग जो भी। अब ये सरफेस कोर्स क्या होता है, जब ना अपन वो पढ़ेंगे ना ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो पता चलेगा। जो भी रोड बनता है ना, तो रोड जो होता है 4 उसके अलग अलग कोर्स होते हैं। ठीक है, जब मैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बात करूंगा तब। ठीक है ना, फ्लेक्सिबल पेवमेंट मतलब जो बिटुमिनस रोड होता है उसको फ्लेक्सिबल पेवमेंट बोलते हैं। तो उसमें 4 लेवल में सरफेस पाए जाते हैं, या फिर 4 लेवल में कोर्स होते हैं, और 3 कोर्स जो होते हैं रिजिड पेवमेंट मतलब सीसी रोड के लिए होते हैं। तो ये जो सरफेस कोर्स होता है ना, तो सरफेस कोर्स या फिर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग जो यूज करते हैं शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30% क्रशिंग स्ट्रेंथ वाला यूज करेंगे। मतलब कि क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर द एग्रीगेट फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन या फिर फॉर द सरफेस कोर्स 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं बात करूं अदर कंस्ट्रक्शन के लिए, अदर कंस्ट्रक्शन या फिर मैं बोल लूं बेस कोर्स के लिए। ठीक है ना, अभी बस इसको लिख लेना। बेस कोर्स के लिए अगर मैं बात करूं, तो बेस कोर्स के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45% होना चाहिए। परसेंट में है क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45% फॉर दी अदर कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, दूसरे कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर बेस कोर्स के लिए 45% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट जो है आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के बाद दूसरा जो टेस्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट टेस्ट या फिर टफनेस इम्पैक्ट टेस्ट लिख लो, इम्पैक्ट टेस्ट। ठीक है, उसमें टफनेस इंडेक्स टेस्ट होता था ना, वैसे ही आपका इम्पैक्ट टेस्ट है। इम्पैक्ट टेस्ट में अपने पास फिर से इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन होगा। इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन बता देता हूँ। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेम करेंगे, सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे जो अपन क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट में कर रहे थे। मतलब 12.5 mm क्यूब ऊपर में रहेगा और नीचे में रहेगा आपका 10 mm का क्यूब। ठीक है, थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, 10 mm का क्यूब। उसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले क्यूब में अपन सैंपल डालेंगे और वो सैंपल जो है इसमें से पास होना चाहिए, इसमें रिटेन होना चाहिए, ऐसा सैंपल लेंगे जिसको हम लोग W1 नाम देंगे। अब W1 में मैं क्या करूंगा, इम्पैक्ट लोड लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर W1 मेरा रखा हुआ है। इस W1 में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर से ऊपर ये मान लेते हैं अपने पास ये हैमर है। ठीक है, ये जो है अपने पास हैमर है। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ हैंडल रहता है। हैंडल को हम लोग ऊपर उठाते हैं, हैंडल को हम लोग नीचे ले जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इसके साथ यहाँ पर एक हुक रहता है, इस हैंडल में हुक रहता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, अभी शुरुआत में क्या होता है, मान लेते हैं कि अपने पास ये सैंपल है, इस सैंपल के ऊपर में यहाँ पर हैमर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नीचे में मान लेते हैं हैमर रखा हुआ है और ये अपने पास हैंडल है ऐसा कुछ। ठीक है, और यहाँ पर होल रहता है जिसके उतना डीप में नहीं जाते हैं। बस ये हैमर है मान लो, ये अपने पास ये हैंडल है, यहाँ पर ये हुक लगा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे अपने पास क्या हो गया, एक सिलेंड्रिकल टाइप का, आपका सिलेंड्रिकल नहीं होता मतलब ये एक अपने पास एपरेटस है। अब क्या करेंगे, उस हैंडल को मैं क्या करूंगा, छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाके डीग हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, गड़ जाएगा और हुक के साथ फंस जाएगा। अब मैं जब हैंडल को उठाऊंगा तो हैमर भी हैंडल के साथ साथ ऊपर आ जाएगा
और जैसे ही हैंडल को पूरा ऊपर ले जाऊंगा ना तो फिर से वो हुक से गिर जाएगा, छूट जाएगा, मतलब हैमर यहाँ पर से, ठीक है, ऊपर में जब आ चुका होगा, जब हैमर पूरा ऊपर में आ चुका होगा तो हुक से छूट जाएगा, जिसके कारण जो है आपका हैमर फिर से नीचे आ जाएगा। मतलब नहीं समझ में आया तो बस इतना समझो, ठीक है। जैसे मैं पहले बताया था ना, पहले क्या हो गया, ये W1 सैंपल है, W1 सैंपल में मैं क्या कर दिया हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये मान लेते हैं ये हेमर है आपका, ठीक है। ये हेमर का वेट याद रखना, हेमर का जो वेट रहता है वो आपका 14, क्या बोलना चाहिए, 14 kg, 14 kg का होता है यहाँ तक, ठीक है ना, 14 kg का होता है, एक मिनट, हाँ 14 kg का होता है। और पिछले बार जो अब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसको कितना बताया था, 20 न्यूटन, ठीक है। वो टफनेस टेस्ट जब हम लोग किसके लिए देख रहे थे, स्टोन के लिए देख रहे थे, तब हम लोग वहाँ 20 न्यूटन लिए थे, और यहाँ पर 20 kg का हम लोग क्या कर रहे हैं, हैमर ले रहे हैं। अब इस हैमर के थ्रू क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कितने हाइट से डाल रहे हैं, कितने हाइट से इम्पैक्ट डालेंगे, हाइट याद रखना 38 सेंटीमीटर, ये कई बार पूछा है, हाइट इंपॉर्टेंट है। 38 सेंटीमीटर की हाइट से क्या कर देते हैं, हेमर जो है आपका 14 kg का हेमर है उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण इसमें इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और कितने नंबर ऑफ इम्पैक्ट, यानी कि ब्लो कितना डालेंगे हम लोग, ब्लो डालेंगे 15 नंबर का ब्लो डालेंगे, मतलब 15 बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें इम्पैक्ट डालेंगे W1 में। W1 क्या है समझ में आ गया ना, W1 में जब 15 बार इम्पैक्ट डाल देंगे उसके बाद वो कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, आपका एग्रीगेट जो है टुकड़ों में टूट जाएगा। अब उस W1 को मैं क्या करूंगा, फिर से सेम प्रोसीजर, W1 को मैं क्या करूंगा, इस W1 को मैं 2.36 mm क्यू में पुट कर दूंगा। अब उसके बाद फिर वो क्या होगा, जितना भी पास होगा उसको मैं W2 ले लूंगा, फिर से क्या कर देंगे हम लोग, W2 डिवाइडेड बाई W1 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, इम्पैक्ट निकल जाएगा परसेंटेज में, ठीक है ना, इम्पैक्ट निकल जाएगा परसेंटेज में। इसके लिए भी दो नोट लिख लेना, इसके लिए भी दो नोट लिख लेना। नोट 1 आपका क्या हो जाएगा, फिर से सेम हो जाएगा, फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, या फिर मैं फिर से बोल लूँ क्या हो जाएगा, फॉर सरफेस फोर्स, ठीक है ना, सरफेस फोर्स के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%, सेम है 30%, लेकिन फॉर द अदर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, फॉर क्या हो जाएगा आपका, अदर कंस्ट्रक्शन, अदर कंस्ट्रक्शन, या फिर मैं क्या बोलूँ, पीछे जो लिखा है वही सेम है, फॉर अदर कंस्ट्रक्शन, या फिर क्या बोलूंगा, फॉर दी कौन सा कोर्स, बेस कोर्स, फॉर द बेस कोर्स, फॉर दी बेस कोर्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन, यहाँ याद रखना वहाँ 45 था, इधर 40% हो जाएगा, इधर 40% हो जाएगा, ठीक है। फॉर दी पेवमेंट कंस्ट्रक्शन या फिर सरफेस कोर्स के लिए इम्पैक्ट वैल्यू जो है, इम्पैक्ट वैल्यू क्या है, ये इम्पैक्ट वैल्यू वो क्या था, क्रसिंग वैल्यू था, ये इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%। एंड फॉर दी अदर कंस्ट्रक्शन बेस कोर्स या फिर बेस कोर्स के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40%, क्या, इम्पैक्ट वैल्यू। दो टेस्ट परफॉर्म हो गए अपने पास, ठीक है। अब उसके बाद फिर अगर लिखना रहता है तो पॉज करके लिखते जाया करो, और उसके बाद फिर देखते हैं थर्ड नंबर का टेस्ट हो जाएगा एग्रीगेट के लिए। कौन सा टेस्ट हो जाएगा, एब्रेशन टेस्ट बोलते हैं या फिर हार्डनेस टेस्ट बोल सकते हो, ठीक है, मैं एब्रेशन टेस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया, एब्रेशन टेस्ट से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हार्डनेस फाइंड आउट करेंगे, किसका हार्डनेस निकालेंगे, तो एग्रीगेट का हार्डनेस निकालेंगे, ठीक है। एब्रेशन से याद रखना, ये एब्रेशन टेस्ट नाम क्यों पड़ा, लॉस एंजलिस एब्रेशन, देखो एब्रेशन टेस्टिंग जो मशीन है, मतलब जो हार्डनेस को टेस्ट करने का जो मशीन है उसका नाम क्या है, लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस, वही जो आपका सिटी का जो नाम है ना, लॉस एंजलिस वही है, लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्टिंग मशीन, पूरा नाम है इसका लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्टिंग मशीन। इस मशीन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, क्या चीज, हार्डनेस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये जो मशीन है लॉस एंजलिस में ही इन्वेंट हुआ, तो नाम पड़ गया लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्टिंग मशीन। अब याद रखना, ये जो मशीन होता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है, ऐसा हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, ये जो होता है इसका डायमीटर बोल दूंगा 70 सेंटीमीटर का होता है, और जबकि इसका जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। यहाँ पर से ये जो मशीन होता है सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं,
दो चीज, एक तो पहले से रहता है आपका आयरन का बॉल, ठीक है, स्टील बॉल बोल लो, आयरन बॉल बोल लो। ये जो स्टील बॉल होता है, आयरन स्टील बॉल जो भी, तो ये जो स्टील बॉल होते हैं, एक मिनट सही वर्ड में लिखा देता हूँ उसको क्या बोलते हैं तो। ठीक है, स्टील बॉल ही लिख लो, ठीक है, स्टील बॉल लिख लेना। तो ये जो स्टील बॉल होते हैं, ये उसका जो वेट होता है, स्टील बॉल का जो वेट होता है वो करीब 450 ग्राम का होता है। 390 से लेके 450 ग्राम तक वेरी करता है। मैं एवरेज लिखा देता हूँ, 450, 400, 450 ग्राम का क्या होता है, इसका वेट होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी डायमीटर की बात करूँ तो करीब 40 mm का डायमीटर होता है, 38 mm का डायमीटर होता है। ठीक है, 48 mm का डायमीटर होता है, सॉरी, 48 mm का डाया होता है उस बॉल का। इसमें बॉल रहता है ना, बॉल, ठीक है। और ये जो बॉल का नंबर होता है, मतलब इनकी जो संख्या होती है, 6 से लेके 12 तक हो सकती है। वेरी करती है किसके हिसाब से, सैंपल के वेट के हिसाब से। तो हम लोग मान लेते हैं सैंपल डाल दिए, सैंपल कितना भी हो सकता है, जनरली 5 kg का डालते हैं, लेकिन कुछ भी डाल दिए, उसको मैं W1 दे दूंगा। जो हम लोग सैंपल डाले हैं, जितने भी वेट का सैंपल डाले हैं, वो W1 हो गया। इस W1 के हिसाब से ये नंबर ऑफ रिंग वेरी करता है। ठीक है, बस डीप में नहीं जाना है, बस इतना याद रखना, 6 से 12 तक आपका क्या हो सकता है, रिंग हो सकते हैं, स्टील बॉल हो सकता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, जाहिर सी बात है, जब ऑन करेंगे तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन जो करता है वो 33 से लेके 35 RPM में करता है, रूट पर मिनट के हिसाब से करता है। ठीक है, और हम लोग 500 राउंड घुमाते हैं, मतलब 500 रूट, 500 राउंड हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं। कितने की स्पीड से, 33 से 35 RPM की स्पीड से। अब जब घूमेगा तो हमारा जो एग्रीगेट है वो घिसण खाएगा, और जाहिर सी बात है, वेदर होने के कारण उसमें वेट लॉस होगा। तो वेट लॉस होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस W1 सैंपल को, मतलब W1 वो सैंपल है जो अब क्या हो चुका है कि थोड़ा बहुत वेदर हो चुका है। इसको हम लोग कहाँ पर डालेंगे, तो हम लोग एक सीव में डालेंगे W1 को। ठीक है, और वो जो सीव का साइज होगा कितना हो जाएगा, उस सीव का साइज हम लोग कितना रखेंगे, यहाँ पर बदलता है, याद रखना, 1.7 mm का सीव। इससे पहले तक 2.36 mm का सीव लेते थे, अभी हम लोग 1.7 mm का सीव रख रहे हैं। अब उसमें से जो पास होता है, उसमें से जो पास होगा वो W2 कहलाएगा। W1 यहाँ डाले, ठीक है, 1.7 से पास हुआ, W2 कहलाया। और बाकी का प्रोसीजर सेम है, W2/W1 कर देंगे, और मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो परसेंटेज में हमको क्या निकल जाएगा, एब्रेशन वैल्यू निकल जाएगा, एब्रेशन वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो W1 सैंपल डाले थे वो सेम था, सेम कहने का मतलब वही, हम लोग क्या करेंगे, उसको 12.5 mm से पास करेंगे, और किसमें रिटेन होना चाहिए, 10 mm के क्यू में रिटेन होना चाहिए, जो पहले से पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो उसी साइज का सैंपल हम लोग लिए हैं, लेकिन एब्रेजर, और मतलब जब मशीन चल चुका, ठीक है, जब 500 राउंड घुमा लिए उसके बाद 1.7 mm से उसे पास करेंगे, फिर W2 मिलेगा, W2/W1 करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो फिर से दो वैल्यू अपने को याद रखना है नोट में, तो उसको लिख लेते हैं जल्दी। ठीक है, तो इसमें फिर क्या लिखना है अपने को, दो नोट में फिर से सेम है। ठीक है, नोट फिर से सेम है। देखो, फॉर दी, अगर मैं पेवमेंट, हाँ लिख सकते हो, फॉर दी सरफेस कोर्स या फिर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, for the pavement construction should not be greater than 30%, and for the other construction, for the other construction, ठीक है, should not be greater than 50%, ध्यान रखना 50%। यहाँ पर हमेशा पहले वाला सेम रहता है, दूसरा वाला क्या हो रहा है, बदल रहा है, आपका 50% हो जा रहा है ना। तो मैं क्या लिखा दिया, फॉर द पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एग्रीगेट एब्रेशन टेस्ट, हो गया।
इसको वैसे लिख सकते हो ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, सरफेस कोर्स के लिए, बेस कोर्स के लिए वैसे ही पहले जैसे फॉर मतलब 30% एब्रेशन वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50% एब्रेशन वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो हार्डनेस निकालते हैं हम लोग, इसमें हार्डनेस निकाल रहे हैं, तो हार्डनेस कोइफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं? जब अपने को हार्डनेस कोइफिशिएंट निकालने बोलेगा तो पहले कैसे निकालते थे हम लोग हार्डनेस कोइफिशिएंट, वैसे ही फिर से निकाल लेंगे। हार्डनेस कोइफिशिएंट निकालते हैं हम लोग 20 माइनस लॉस इन वेट, 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाई क्या कर देते थे हम लोग, लॉस इन वेट डिवाइडेड बाई 3। याद रखना पूरे में माइनस मत करना, पूरे में डिवाइड नहीं है ना, नहीं नहीं, पूरे में ही डिवाइडेड, सॉरी, 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है। ओ, एक मिनट यार, गलत बता दिया था। हाँ हाँ हाँ, ये पूरे में डिवाइड नहीं है, यहाँ पर 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाई 3 ऐसा है, पूरे में डिवाइड नहीं है, याद रखना। लॉस इन वेट में 3 का डिवाइड करना, फिर 20 से माइनस करना है, 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाई 3। पहले भी अगर गलत बताया होगा तो उसको सुधार लेना, 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाई 3। लॉस इन वेट कैसे निकालेंगे, W2 माइनस W1 करोगे तो लॉस इन वेट डिवाइडेड है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हार्डनेस टेस्ट भी परफॉर्म हो गया, साउंडनेस टेस्ट देख लेते हैं। ठीक है, अगला टेस्ट हो जाएगा 4th नंबर का, साउंडनेस टेस्ट। इसको कैसे परफॉर्म करते हैं साउंडनेस टेस्ट को? साउंडनेस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए अपने पास दो केमिकल की जरूरत पड़ती है, एक हो जाता है अपने पास तो सोडियम सल्फेट, एक हो जाता है आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ठीक है, तो दोनों की जरूरत नहीं पड़ती, दोनों में से किसी भी एक को हम लोग लेंगे, ठीक है, या तो सोडियम सल्फेट ले सकते हो या फिर मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने सैंपल को डीप करेंगे, जो भी अपने पास सैंपल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डीप करेंगे। ठीक है, जो भी सैंपल होगा फिर से वही W1 ले लेना। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, डीप करेंगे सैंपल को, कितने घंटे के लिए, 16 घंटे के लिए डीप करके रखेंगे। 16 घंटे बाद उसको निकालेंगे, फिर 24 घंटे के लिए उसको ड्राई करेंगे, सुखाएंगे। ठीक है, सुखाएंगे कैसे, 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस में उसको सुखाएंगे। ठीक है, अवन की हेल्प से सुखा सकते हो। ठीक है, 24 आवर के लिए सुखाएंगे 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर से टेस्ट को रिपीट करेंगे 5 बार, यानी कि 5 साइकिल परफॉर्म करेंगे, ऐसे ही करते करते। नहीं समझ में आया, फिर से बता रहा हूँ, आपकी मर्जी, चाहे सोडियम सल्फेट ले लो या फिर मैग्नीशियम सल्फेट ले लो। ठीक है, करना क्या है, जो हमारा सैंपल है उसको इस सॉल्यूशन में 16 घंटे के लिए डुबाना है, फिर निकालना है, 24 घंटे के लिए सुखाना है इतने टेम्परेचर में। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये एक साइकिल हुआ इतना। अब ऐसे ही करके फिर से जो जो अपना सैंपल बचा उसको फिर से उसमें डुबाओगे, फिर से उसको 16 घंटे तक डुबा के रखोगे, फिर सुखाओगे। ऐसा करते करते 5 साइकिल परफॉर्म होगा। ठीक है, चाहे ये कर लो, ये ले लो, मैग्नीशियम सल्फेट है ना, ये Mg है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, ये Na2 है, Na2SO4। ठीक, हो गया। इतना करने के बाद अब क्या करोगे, लॉस इन वेट मेजर करोगे, लॉस इन वेट मेजर कर लोगे। ठीक है ना, इस सैंपल में डालने के कारण, ये टेस्ट परफॉर्म करने के कारण उसके वेट में जो भी लॉस होगा वो हम लोग मेजर कर लेंगे। बस इतना ही तो था टेस्ट। ठीक है, ये W1 था, तो ये W2 हो जाएगा, W2 माइनस W1 कर लेना, ये क्या हो जाएगा अपने पास, W मतलब जो सबसे पहले जो सैंपल था वो अपने पास W1 यहाँ पर, और ये साइकिल परफॉर्म हो जाएगा 5 साइकिल, उसके बाद W2 मिलेगा, W2 माइनस W1। ठीक, वैसे इसको परसेंटेज में याद रखना है, तो लॉस इन वेट इन परसेंटेज, परसेंट भी निकाल लोगे लॉस इन वेट का। ठीक है, आगे समझ में क्या करना पड़ता, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे तो लॉस इन वेट का परसेंटेज नहीं आ जाएगा। ठीक है, उतना सब मत याद रखना, अभी जो नोट लिखाने जा रहा हूँ वो जरूर से याद रखना है आपको। अगर आप लोग सोडियम सल्फेट लोगे तो लॉस इन वेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12%, 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए लॉस इन वेट, अगर सोडियम सल्फेट ले रहे हो। अग, अगर आप चाहते हो कि आपका एग्रीगेट क्या है, हाई इनफ, मतलब कि ये क्या है, साउंडनेस टेस्ट को पास कर ले, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सोडियम सल्फेट में जब डुबा रहे हो तो 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए लॉस इन वेट इन परसेंटेज, और मैग्नीशियम सल्फेट जब ले रहे हो तो लॉस इन वेट 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज आपको बहुत जरूरी से याद रख लेना है, बाकी याद रहे या ना रहे। ठीक है, साउंडनेस टेस्ट आ गया समझ में, सोडियम सल्फेट है तो 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब ना
ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी पढ़ लेंगे एक बार दोबारा फिर से। बाकी अभी भी याद रख लेना, एग्रीगेट के लिए टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, साउंडनेस टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इतना कुछ भी नहीं याद रहे तो इतना तो याद रखना है कि साउंडनेस टेस्ट जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है वही तो मैंने बता दिया है ना। बियरिंग, बियरिंग या फिर बोल लूँ वेदर रेजिस्टेंस, क्या बोलना चाहिए यार, वेदरिंग, वेदरिंग डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, सही वर्ड क्या है, वेदरिंग डिटरमाइन करने के लिए, टू फाइंड द वेदरिंग एक्शन। ठीक है ना, टू फाइंड द वेदरिंग रेजिस्टेंस बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वेदरिंग रेजिस्टेंस बोलो यार, वेदरिंग, वेदरिंग रेजिस्टेंस, वेदरिंग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए किसका, एग्रीगेट का। हम लोग क्या करते हैं, साउंडनेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हो गया 12%, 18% ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन भी याद रख लेना, सॉल्यूशन का नाम भी इंपॉर्टेंट है, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तभी ना याद कर पाओगे कि मैग्नीशियम सल्फेट के लिए 18% ज्यादा नहीं होना चाहिए, सोडियम सल्फेट के लिए 12%। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखते हैं, साउंडनेस टेस्ट भी हो गया। साउंडनेस टेस्ट के बाद देखो एक स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, नाम बस इम्पोर्टेंट है, कुछ मत याद रखना। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक एक गुड बिल्डिंग जो मतलब अपने एग्रीगेट का जो होगा, एक अच्छा एग्रीगेट जो होगा उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.6 से लेके 2.9 तक वेरी करती है। टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट वैसे ही होता है जैसे पहले बताया, एकदम सेम है, कोई ज्यादा काम नहीं है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हम लोग जब परफॉर्म करते हैं तो उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6% होनी चाहिए, 6%। उसका 5% देख रहे थे स्टोन के लिए, एग्रीगेट के लिए 6% ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट है आपका, ये सब भी टेस्ट है लेकिन सिर्फ मैं क्या बता दिया, इतना और इतना उसका वैल्यू बता दिया। अब उसके बाद देखते हैं फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट, इसको पढ़ लेते हैं। फ्लेकीनेस, फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट। ठीक है, फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट। अब देखो इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। फ्लेकीनेस का मतलब होता है चपटा, ठीक है ना, पतला। ठीक है, और इलोंगेशन का मतलब होता है लंबा। देखो, तो हमारा जो ऐसा जो एग्रीगेट जो रहता है ना ऐसे शेप का, तो वो जनरली फ्लेकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट कहलाएगा। कब, तो उसका भी कंडीशन है। देखो, ये जो एग्रीगेट है ये उसकी क्या है, थिकनेस है। ठीक है ना, कितना थिक है, अगर वो कम थिकनेस रहेगा तो वो फ्लेकी कहलाएगा, ज्यादा थिक है तो नहीं। जब उसकी थिकनेस बहुत कम होती है तब वो फ्लेकी एग्रीगेट कहलाता है, और कोई एग्रीगेट जब बहुत लंबा होता है तब वो इलोंगेटेड एग्रीगेट कहलाता है। उसका कंडीशन है कि वो जब कितने से ज्यादा लंबा होगा तो इलोंगेटेड एग्रीगेट होगा, जब वो कितने से पतला होगा, ठीक है ना, कितने से कम थिकनेस होगा तब वो फ्लेकी एग्रीगेट कहलाएगा। और जब दोनों को सेटिस्फाइड करेगा तो फ्लेकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट, ठीक है ना, चला जाएगा। देखो होता क्या है, इसको ऐसे पढ़ लेते हैं अपन। फ्लेकी एग्रीगेट जो होता है, बहुत सारे सैंपल लेंगे, 3-4 सैंपल ले लेना एग्रीगेट का, एक एग्रीगेट, दो एग्रीगेट, तीन एग्रीगेट। ठीक है ना, तो उस एग्रीगेट में अगर मैं बात करूं मिनिमम डायमेंशन की, मिनिमम डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट अगर लेस देन क्या होगा, 0.6 टाइम्स, 0.6 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, मीन डायमेंशन या फिर एवरेज डायमेंशन, मीन डायमेंशन से अगर कम होगा, मिनिमम डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट अगर 0.6 टाइम्स ऑफ द मीन डायमेंशन से अगर कम है तो उसको मैं फ्लेकी एग्रीगेट बोलूंगा। नहीं समझ में आया? देखो ये क्या होगा, ये अपने पास एक एग्रीगेट है, इसका मिनिमम डायमेंशन ये है, ठीक है ना, ये उसका थिकनेस मिनिमम डायमेंशन है कि उसका लेंथ मिनिमम डायमेंशन उसका थिकनेस है, वैसे ही इसका भी थिकनेस मिनिमम डायमेंशन है, थिकनेस मिनिमम डायमेंशन है। जो भी उसका थिकनेस होगा, मान लेते हैं इसका इस एग्रीगेट का x1 थिकनेस है, इस एग्रीगेट का x2 और इस एग्रीगेट का x3, तीनों का मैं क्या करूंगा, एवरेज करूंगा। उस एवरेज का 0.6 टाइम्स करूंगा। 0.6 मतलब कितना हो जाता है, 6/10 मतलब हो जाता है 3/5। ठीक है ना, ऐसा भी 0.6 के साथ 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो x1 करूंगा, फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 करूंगा, तो वो उसका मीन डायमेंशन हो गया। उस मीन डायमेंशन से 0.6 टाइम्स से कम होना चाहिए, तब वो फ्लेकी एग्रीगेट है। ठीक है ना, फ्लेकी एग्रीगेट का ये क्या हो गया, पहचानने का तरीका हो गया कि जो उसकी मिनिमम डायमेंशन है,
एक कोई सा भी एग्रीगेट, ये जो है फ्लेकी एग्रीगेट तब होगा जब जितने भी एग्रीगेट प्रेजेंट है उसके मीन डायमेंशन के एवरेज के 0.6 टाइम से कम हो। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा याद रखना कि किसी भी एग्रीगेट में, ठीक है ना, अपने पास जो सैंपल एग्रीगेट का ले रहे हो, जो एग्रीगेट यूज कर रहे हो, उसकी फ्लेकीनेस कभी भी फ्लेकीनेस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लेकीनेस जो है 15% ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज है जिसको याद रखना अपने को। उसके बाद इलोंगेटेड एग्रीगेट का जो मैक्सिमम डायमेंशन मतलब समझ गए फिर से? मैक्सिमम डायमेंशन जो है वो क्या होगा, अगर ग्रेटर होगा, कितने से ग्रेटर होगा? 1.8 टाइम्स ऑफ द मीन मीन 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन मतलब कि मीन डायमेंशन यहाँ पर भी है, मीन डायमेंशन यहाँ भी है। यहाँ पर मीन डायमेंशन किसका था? जो मिनिमम डायमेंशन है, मतलब थिकनेस का मीन डायमेंशन है, इसमें लेंथ का मीन डायमेंशन है। नहीं समझ में आया? या फिर मीन ऑफ लार्जर डायमेंशन, ऐसे लिख लो यहाँ पर, मीन ऑफ लार्जेस्ट डायमेंशन, मीन ऑफ लार्जेस्ट डायमेंशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीन ऑफ स्मॉलेस्ट डायमेंशन। जो स्मॉलर डायमेंशन है उसका मीन लेना है, यहाँ पर जो लार्जर डायमेंशन है उसका मीन लोगे, और उस मीन का क्या करोगे? 1.8 टाइम्स करोगे, और अगर वो उससे भी ज्यादा है तब हमारा एग्रीगेट इलोंगेटेड एग्रीगेट कहलाएगा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। ये मेरे पास एक एग्रीगेट है, इस एग्रीगेट को मैं इलोंगेटेड एग्रीगेट कब बोल सकता हूँ? जब उसके साथ प्रेजेंट जितने भी एग्रीगेट हैं, ठीक है, उस एग्रीगेट का अगर मैं लार्जर डायमेंशन लूँ तो ये उसका लार्जर डायमेंशन हो जाएगा। उस लार्जर डायमेंशन का मैं मीन लूँ, और मीन अगर 1.8 टाइम से ज्यादा है तब वो क्या हो जाएगा? इलोंगेटेड एग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी सेम है कि इलोंगेशन जो है, इलोंगेशन कभी भी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15%। 15% ज्यादा इलोंगेशन हमारे एग्रीगेट में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उस एग्रीगेट को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट आता है एक तो। स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट में हम लोग एडेशन मेजर करते हैं। एक चीज याद रख लेना बस, एक आ जाता है स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट। स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट, इस स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट में हम लोग क्या कर देते हैं? एडहेसिवनेस मेजर करते हैं। ठीक है ना, एग्रीगेट की एडहेसिवनेस, कितना एडहेसिव है। एडहेसिवनेस क्या होता है बता चुका हूँ। एडहेसिवनेस मतलब दूसरे के साथ बंधने की प्रवृत्ति, दूसरे मटेरियल के साथ, दूसरे पार्टिकल के साथ कितने अच्छे से बंध रहा है। ठीक है, स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट एडेसिवनेस बताता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या होता है, एग्रीगेट का टेस्ट भी खत्म होता है। ठीक है, एग्रीगेट का टेस्ट तो खत्म होता है, बट बच क्या रहा है? सीमेंट के बारे में बता दूं क्या थोड़ा बहुत आज? देखो जल्दी से मैं 5 मिनट में सीमेंट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, सीमेंट जो होता है कोहेसिव एडहेसिव दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी शो करता है। कोहेसिव और एडहेसिव दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी सेव करता है। अब देखना ध्यान से समझना, कोहेसिव मतलब होता है खुद के पार्टिकल के साथ बॉन्ड अच्छे से बनाना। एडहेसिवनेस होता है मतलब अलावा अपने पार्टिकल के अलावा दूसरे मटेरियल के पार्टिकल के साथ अच्छे से बंधना। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिवनेस प्रॉपर्टी। अब सीमेंट कोहेसिव एडहेसिव दोनों है, इसको अच्छे से और कैसे समझ सकते हैं? वाटर का एग्जांपल लेके देखो। वाटर जो होता है वो भी एडहेसिव और कोहेसिव दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। अब कोहेसिव प्रॉपर्टी शो करता है मतलब वाटर जो है अपने खुद के पार्टिकल के साथ अच्छे से बनता है। इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि हम लोग टेबल है, टेबल में मैं एक बूंद पानी या फिर एक दो बूंद पानी डाला तो वो क्या हो जाता है? स्फेरिकल शेप में आ जाता है। या फिर मैं बोलूं कि जब पानी बरसता है, ठीक है ना, रेड वाटर के जो ड्रॉप होते हैं वो भी स्फेरिकल शेप में होते हैं। ये सब क्या होते हैं? सरफेस टेंसर के कारण उसके जो पार्टिकल होते हैं वो पास पास आने की कोशिश करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से बनने की कोशिश करते हैं। मतलब वाटर में क्या होती है? कोहेसिव नेचर होता है। अब वाटर में एडहेसिव नेचर भी होता है। वो कैसे समझ सकते हैं? पानी को जब मैं कपड़े में डालूं या फिर किसी भी अदर सब्सटेंस में डालूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? उसको वेट कर देता है, गीला कर देता है, उसके साथ मतलब जुड़ जाता है। तो मतलब दूसरे पार्टिकल के साथ भी आसानी से वो जुड़ जाता है पानी। ठीक है, तो कोहेसिव एडहेसिव दोनों प्रॉपर्टी शो करता है पानी। वैसे ही सीमेंट भी कोहेसिव एडहेसिव दोनों प्रॉपर्टी करता है। कोहेसिव मतलब वो स्वयं के पार्टिकल के साथ अच्छे से जुड़ के रहता है, और एडहेसिव मतलब क्या होता है? एडहेसिव मतलब सीमेंट के साथ अगर मैं मिला दूं सेंड सेंड मिला दूं, एग्रीगेट मिला दूं,
तो इनको भी क्या करता है, वो चिपका के रखता है, ठीक है ना। तो सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सीमेंट क्या है आपके पास, सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। बाइंडिंग मटेरियल, या फिर समान भाषा में बोलूं, सीमेंट एक प्रकार का गोंद होता है, ठीक है ना, गम होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हमारे चिपकाने का काम करते हैं, जाहिर मतलब समान भाषा में चिपकाने का ही तो काम करते हैं, एक ईंट को दूसरे ईंट से चिपकाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज को चिपकाने का काम जो करते हैं वो मेन रूप से सीमेंट से ही कर रहे हैं, तो सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल। हो गया खत्म। अब सीमेंट के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में अगर मैं बात करूं, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, एक मिनट कितना टाइम हो गया, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट है ना, जल्दी से बता देता हूँ 2 मिनट में। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट की बात करूँ तो फिर से सलीम भाई साहब को याद रखोगे आप लोग, ठीक है ना, सलीम भाई साहब फिर से आ जाएंगे। इस सलीम की अगर मैं बात करूँ तो सी से ए से होता है आपका सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन, और ये हो जाएगा मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशिया ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड, और ये क्या होता है, Al2SO4, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये हो जाएगा आपका, CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, ऐसा करके हम लोग याद रखते थे। फिर परसेंटेज याद रखना, इसको कल फिर से अच्छे से बता दूंगा, अभी सिर्फ ओरली बता रहा हूँ, ठीक है, कल मैं अच्छे से बता दूंगा। सिलिका की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो परसेंटेज होता है लगभग 20% याद रख लेना, इसका एवरेज 5% याद रख लेना, ये 5% होता है, सबसे ज्यादा लाइम होता है याद रखना। ब्रिक की अगर मैं बात कर रहा था तो ब्रिक जो है इसी क्रम में होता था परसेंटेज के हिसाब से, ये सबसे ज्यादा, फिर ये होता था, फिर ये, लेकिन इसमें क्या है, सीमेंट में क्या है, सबसे ज्यादा लाइम होता है याद रखना, सबसे ज्यादा लाइम होता है, लगभग 63%, 60% जो है लाइम ही पाया जाता है। लाइम के बाद दूसरे नंबर में सिलिका होता है, तीसरे नंबर में एल्यूमिना होता है 5%, और फिर चौथे नंबर में आयरन होता है जो कि 3% होता है, और मैग्नीशिया जो होता है 2% होता है, ठीक है। परसेंटेज याद हो गया। अब देखो इसका काम याद रख लेते हैं। अगर ये देखो, दो चीज हम लोग देखते थे हमेशा से कि एक तो ये प्रोवाइड क्या करता है, मतलब इसका काम क्या होता है सीमेंट में, दूसरा चीज देखते थे अगर ये अधिकता हो गया, इसका एक्सेस हो गया तो क्या करता है, बस दो ही चीज तो देखना रहता है। सिलिका जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर ये एक्सेस में हो जाता है तो ये क्या कर देगा, एक चीज तो हमेशा याद रख लेना, मतलब नहीं याद आया तो हमेशा याद रख लेना, जो प्रोवाइड करता है उसी का उल्टा क्या कर देता है, एक्सेस में होने पे कर देता है, ये तो एक शॉर्ट ट्रिक हो गया। लेकिन अदरवाइज में सिलिका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक्सेस में हो गया तो क्या कर देता है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। एल्यूमिना की अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिना जो होता है, एल्यूमिना क्या प्रोवाइड करेगा, तो एल्यूमिना जो होता है आपका क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है, क्विक सेटिंग, एल्यूमिना क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है, और उसके अलावा क्लिंकरिंग टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, लेकिन एक्सेस में हो जाता है तो स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देगा अगर एक्सेस में हो गया तो। लाइम जो होता है, लाइम का काम होता है साउंडनेस प्रोवाइड करने का, लाइम का काम क्या होता है, साउंडनेस प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, जब एक्सेस में हो जाएगा तो ये साउंडनेस से क्या हो जाएगा, अनसाउंड कर देगा, और स्ट्रेंथ से क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ को कम कर देगा, एक्सेस में हो गया तो। आयरन क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है, ब्रिक में भी वही था, इसमें भी वही है, ब्रिक और थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। अगर मैं मैग्नीशिया की बात करूँ तो मैग्नीशिया साउंडनेस प्रोवाइड करता है, एक्सेस में हो गया तो अनसाउंड कर देगा, खत्म हो गया, खत्म, ठीक है। एक बार अच्छे से फिर से बेग जाके सुन लेना, समझ में आ जाएगा, कल इसी को अच्छे से मैं बता दूंगा। और उसके अलावा जो होते हैं हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, अगर मैं बात करूँ हार्मफुल इंग्रेडिएंट, सिलिका ऑक्साइड होता है हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स में। उसके अलावा मैं क्या बोल सकता हूँ, एल्केलीज बोल सकता हूँ, उसके अलावा सोडा एस बोल सकता हूँ, तो ये सब हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है। अगर मैं सिलिका सिलिका ऑक्साइड बोल दिया क्या, सल्फर ऑक्साइड होता है, सल्फर ऑक्साइड हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स में होता है, ठीक है। सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 वो हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, उसकी मात्रा 1.5% तक है तो ओके है, लेकिन 1.5% से ज्यादा में हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। सल्फर ट्राईऑक्साइड भी साउंडनेस प्रोवाइड करता है। देखो साउंडनेस कौन कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ से अपने को समझ में आया, लाइम मैग्नीशिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइम और मैग्नीशिया के कारण जितनी साउंडनेस आती है हमारे सीमेंट में, साउंडनेस मतलब अभी इतना समझ लो, साउंडनेस मतलब कि एक्सपांसन होना, हमारा जो मटेरियल कितना एक्सपांस हो सकता है, कितना श्रिंक हो सकता है, तो सिकुड़ना फैलना, ठीक है। साउंडनेस ज्यादा होगी तो उतने अच्छे से वो आसानी से फैल सकता है, तो साउंडनेस लाइम और मैग्नीशिया प्रोवाइड करता है। और एक्सेस में लाइम, कोई भी चीज जो साउंडनेस प्रोवाइड कर रहा है एक्सेस में हो गया तो वो साउंडनेस को बढ़ा देगा, और जिसके कारण उसकी क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसलिए ये और ये अगर बढ़ गया, जो भी उसकी मात्रा उससे ज्यादा, तो स्ट्रेंथ भी कम जरूर होगी, प्रोवाइड करते हैं साउंडनेस, ठीक है।
साउंडनेस प्रोवाइड करते हैं, और उसके अलावा जो अभी बताया सल्फर ट्राइऑक्साइड वो भी साउंडनेस प्रोवाइड करता है। लाइम और मैग्नीशिया के कारण साउंडनेस को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं टेस्ट को परफॉर्म करके, अगर सुने होंगे तो ली सेवियर टेस्ट, ऑटोक्लेव टेस्ट, ये सबसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइम और मैग्नीशिया निकाल सकते हैं। लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड के कारण जो साउंडनेस आ रहा है उसके कारण हम लोग साउंडनेस नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा भी पूछता है एग्जाम में। उसके बाद फिर अगर मैं बात करूं अदर टेस्ट की, तो जिप्सम, सॉरी टेस्ट नहीं मतलब हार्मफुल इंग्रेडिएंट में जिप्सम भी है। जिप्सम क्योंकि अगर लिमिट मात्रा में है जो कि लगभग 2% होता है, तो जिप्सम क्या करता है, रिटार्डेशन प्रोवाइड करता है। रिटार्डेशन मतलब क्या करना, कि सीमेंट को सूखने से रोकना, मतलब सीमेंट की मतलब सेटिंग से प्रिवेंट करना, सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना, रिटार्ड करना सेटिंग को, वो जिप्सम का काम होता है। ज्यादा मात्रा में हो गया तो हमारा सीमेंट जो है सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा, तो वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद एल्केलीज जो होता है एक्सेस में हो गया तो एफ्लोरेसेंस प्रोवाइड करता है। एफ्लोरेसेंस आपको पता है, नहीं पता है तो भाई ब्रिक वाला लेक्चर आगे देखो, सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, ज्यादा बोलूंगा तो उड़ जाएगा, ठीक है। तो कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, है ना। तो थैंक यू, समझ में आया होगा वो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।